नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश चंद्रा है। आज मैं आपको सीजी बोर्ड का क्लास 12th का अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। इसमें हम इसकी दूसरी इकाई पढ़ेंगे, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। तो उपभोक्ता संतुलन के बारे में मैंने आपको डिटेल में 2 से 3 वीडियो मैंने आपको पहले बना के दे चुका है। ये आज हम इसको में पढ़ेंगे मांग, और मांग में हम आपको आज केवल एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है मांग की लोच की माप। तो आज हम मांग की लोच की माप की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मांग की लोच की जो कितनी विधियाँ हैं। तो मांग की लोच की कुल 4 विधि है, परंतु आज हम इसमें केवल 2 विधियों पर चर्चा करेंगे। इसकी पहली विधि है कुल व्यय विधि और दूसरी विधि है अनुपातिक विधि या प्रतिशत परिवर्तन विधि या प्रतिशत विधि भी इसे कहते हैं। तो चलिए इसकी हम पहली विधि को आज देखते हैं। पहली विधि है कुल व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड। ये कुल व्यय विधि क्या है और इसको किसने बनाया है? तो देखिए, कुल व्यय विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल व्यय विधि जो है प्रोफेसर मार्शल ने इसकी प्रतिपादन की है। इस विधि के अंतर्गत मांग की लोच को मापने के लिए हम मांग की लोच को कैसे मापेंगे? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के पहले, किसी वस्तु का जो मूल्य है उसमें परिवर्तन होने के पहले और परिवर्तन के बाद उपभोक्ता के कुल व्यय की तुलना की जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के पहले और परिवर्तन होने के बाद उपभोक्ता की जो कुल व्यय है, आपको केवल कुल व्यय विधि में कुल व्यय पर ध्यान देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इस प्रकार कुल व्यय की तुलना के आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। और कुल व्यय विधि मांग की लोच निम्न प्रकार से संबंध होता है। इसके 3 संबंध होते हैं इस विधि में। आपको तीनों संबंधों को ध्यान में रखकर ही इस विधि को बनाना पड़ेगा। सबसे पहला है मांग की लोच इकाई से अधिक। जब मांग की लोच इकाई से अधिक होगा, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1, अधिक होगा तो। उसके बाद दूसरा है इलास्टिसिटी और इक्वल 1, मतलब मांग की लोच इकाई के बराबर, और इलास्टिसिटी और लेस देन जो है आपका क्या हो जाएगा? 1। इस प्रकार से ये 3 टॉपिक पर हम चर्चा करें। तो देखिए, आप सबसे पहले इसमें पहले दशा है मांग की लोच इकाई से अधिक। क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस पर किए गए कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है। अगर किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उस पर जो व्यय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यदि मूल्य में वृद्धि होने पर उस पर किए गए कुल व्यय में कमी आ जाती है तो मांग की लोच क्या हो जाती है? इकाई से अधिक हो जाती है। यहाँ पर उस चीज़ को कह रहा है। इसमें मैं इस तालिका से आपको बताता हूँ ये कह क्या रहा है। देखिए, अगर किसी वस्तु का ये मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपये इकाई है तो वो मांग कितना कर रहा है? 100 मांग कर रहा है। हमको मांग से मतलब नहीं है, हमको ये देखना है वो कुल व्यय। हम कौन सी विधि अपना रहे हैं? कुल व्यय विधि। तो हम देखिए, अगर आप उसकी वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो 100 इकाई मतलब कुल 500 रुपये खर्च कर रहा है। अब देखिए, अगर किसी उसी वस्तु का मूल्य कम हो जाए तो वो क्या प्रतिक्रिया करता है? वो सीधे से क्या कर देता है? वो उसकी इकाई को बढ़ा देता है, मांग को बढ़ा देता है 200। मगर उसके कुल व्यय में कितना हो जाता है? कुल व्यय में वो अधिक खर्च कर रहा है। देखिए, मूल्य कम होने पर भी उसका व्यय बढ़ गया। यही बता रहा है मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाती है। इसको अपन किस फार्मूले में देखते हैं? इसको हम बोलते हैं E ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो इकाई से अधिक हो जाती है। आपको समझ में आया? उसके बाद इसकी जो दूसरा जो है इसमें है मांग की लोच इकाई के बराबर। ये क्या होता है? ये क्या कह रहा है इसमें? देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के बावजूद भी कुल व्यय जो है समान रहे तो मांग की लोच इकाई के बराबर, मतलब कुल व्यय में कोई अंतर नहीं आता। इसको आप इस उदाहरण से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु का मूल्य जो है 5 रुपये है तो वो कितना मांगता है? 100 मांगता है। तो कुल व्यय क्या हुआ? 100 गुणित 5 बराबर 500 रुपये। कुल व्यय को ध्यान दीजिए आप। उसके बाद उसकी कीमत 2 रुपये हो गई तो वो उसकी मात्रा वो 250 मान लो लेता है। तो 2 गुणित 250 बराबर 500, मतलब कुल व्यय पहले भी उतना ही था, रेट 5 रुपये था तब भी, और रेट जब 2 रुपये हुआ तब भी उसका कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब कि मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ये इसका दूसरा संबंध है। तीसरा संबंध क्या कह रहा है? तीसरा संबंध कह रहा है मांग की लोच
जो है इकाई से कम। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है, अगर किसी वस्तु का जो मूल्य है, अगर किसी वस्तु का जो मूल्य है, मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय में कमी तथा मूल्य में वृद्धि होने पर कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है, तो मांग किलोच इकाई से कम होती है। इसको आप समझिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में ये क्या कह रहा है। देखिए, आपका वस्तु का मूल्य, मात्रा और व्यय, आपको कुल व्यय को ध्यान देना है। यहाँ देखिए 5 रुपये इकाई है और वो खर्च कितना मात्रा ले रहा है, 100 मात्रा, तो कितना हो रहा है, कुल व्यय 500 हो रहा है। अब देखिए रेट यहाँ कम हो गया, रेट कम हो गया, इसने मांग को बढ़ाया भी, पर इसके जो कुल व्यय में पहले से कमी आ गई। पहले 500 था, अब 400 हो गया, मतलब 100 जो है कुल व्यय जो है वो 100 रुपये कम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मांग किलोच इकाई से कम। इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लेस देन 1, मतलब इकाई से कम माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसमें आपको जो कुल व्यय विधि में क्या क्या करना है, कुल व्यय विधि में इसकी आपको जो कुल व्यय विधि है ये क्या कह रहा है, इसके प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल है। इन्होंने क्या किया है कि उसके मूल्य में, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के पहले और परिवर्तन होने के बाद उपभोक्ता की कुल व्यय की तुलना करते हैं। हम देखिए, हमने पहले 500 किया, फिर 600 किया, 500 किया, फिर 500 किया, 500 किया और 400 किया, मतलब तीनों स्थिति में कौन सी स्थिति, मांग किलोच इकाई से अधिक, मांग किलोच इकाई के बराबर और मांग किलोच इकाई से कम। 3 तरीके से तीनों संबंधों पर चर्चा की। यही मांग की जो लोच की कुल व्यय विधि है। बहुत ही इजी है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आपका पूछा जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम इसमें दूसरी जो टॉपिक है आज हम जो चर्चा करेंगे, दूसरी टॉपिक है आपकी अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन विधि। तो ये क्या है, इसको समझिए। अनुपातिक विधि के अंतर्गत क्या कह रहा है देखिए, अनुपातिक विधि के अंतर्गत मांग की लोच को मापने के लिए वस्तु की मांग की गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को मूल्य में हुए अनुपातिक परिवर्तन से भाग दिया जाता है। ये आपको मैं इसका मैथमेटिकल जो है सवाल आपको बताऊंगा मैं, इसको आप इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। आप इसको परिभाषा को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मांग की लोच क्या है, ये कौन सी विधि है। हम अनुपातिक व्यय या प्रतिशत परिवर्तन विधि की चर्चा कर रहे हैं। इसको हम प्रतिशत विधि भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। ये अनुपातिक क्या है इसको आप समझिए। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, इसको है ना, आप प्राइस, ये पी होता है इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है फार्मूला। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं देखिए, ये होता है डेल्टा, इसको हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा क्यू बटे क्यू और अपान, ये पूरे का अपान होगा डेल्टा पी बटे पी, यहाँ पर पी आएगा, ये पी। ठीक है भाई, तो ये एक फार्मूला है। तो ये जो अनुपातिक परिवर्तन है ये कहलाता है डेल्टा क्यू बटे क्यू और डेल्टा पी बटे पी। तो ये मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन और मांग में अनुपातिक परिवर्तन को दर्शाता है। ये कहलाता है अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि। इसको हम आपको डिटेल में आपको बताते हैं। ये देखिए ये है, तो ये इसका फार्मूला देखिए। इस मांग की लोच में आपको मैं बता रहा हूं ये क्या कह रहा है देखिए, ये तो इसमें देखिए आप, ये इसको अपन अनुपातिक व्यय विधि बोलते हैं, अनुपातिक विधि बोलते हैं, प्रतिशत परिवर्तन विधि बोलते हैं और प्रतिशत विधि बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, ये आपने डेल्टा क्यू मतलब डिमांड, क्यू मतलब क्या होता है डिमांड। ये डेल्टा क्या है, डेल्टा मतलब परिवर्तन को बतलाता है। डेल्टा मतलब अगर डेल्टा शब्द क्यू के जगह लगा है तो मांग में परिवर्तन मतलब डिमांड मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन बताता है। और डेल्टा पी शब्द यूज किया
मतलब वो मूल्य में परिवर्तन, उसके परिवर्तन को दर्शाता है। डेल्टा क्या है? डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मूल्य और मांग में परिवर्तन को दर्शाता है। अगर डेल्टा पी के सामने लगा मतलब प्राइस को वो चेंज कर रहा है, और क्यू के सामने लगा मतलब क्वांटिटी या मात्रा को वो क्या करता है? परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसका जो फार्मूला है वो क्या कह रहा है? डेल्टा क्यू बटे क्यू और पूरे का पान डेल्टा पी बटे पी, ये होता है। अच्छा, ये डेल्टा जो है, डेल्टा क्यू क्या है? इसको अगर अपन समझे तो ये कहलाता है Q1 माइनस क्यू। ये Q1 और Q क्या है इसको आपको आगे बताऊंगा। और ये डेल्टा P जो होता है ये होता है P1 माइनस P, ये होता है। यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये क्या है आगे इसको देखिए, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखिए कि डेल्टा आपको बता दिया परिवर्तन मूल्य में और मांग में। अगर मूल्य के सामने मतलब पी के सामने लगा है तो मूल्य में परिवर्तन, और क्यू के सामने लगा है तो वो मांग में, डिमांड में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब ये क्यू क्या है? क्यू है वस्तु की मूल्य या वास्तविक मांग की मात्रा। वस्तु के मूल मांग, मूल मतलब जो पहले स्टार्टिंग में जो मूल्य था, मूल था उसका, मूल मतलब मूल्य नहीं है, मूल है वो, मूल या वास्तविक, आप उसको वास्तविक मांग समझिए कि उसका कितना मांग था, उसका वास्तविक मांग क्या था, उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ। वो जो परिवर्तन होता है वो Q1 कहलाता है। ये देखो यहाँ पर नई मांगी गई या बढ़ी हुई मांग जो है वो Q1 कहलाएगी। तो Q जो है वास्तविक मांग है, और Q1 जो है उसका परिवर्तित मांग या बढ़ा हुआ या नई मांग कहलाएगी। उसी प्रकार से P जो है, P वस्तु की मूल या वास्तविक कीमत है, और जो P1 है ये नई या बढ़ी हुई या परिवर्तित जो कीमत है ये कहलाएगी। इसको मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। और जो EP अपन जो इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, ये मांग की लोच, एक्चुअल में ये मांग की कीमत लोच है, पर यहाँ पर इसको मांग की लोच के रूप में दर्शाया गया है। तो ये इसका पूरा फार्मूले का बेस है। इसको आपको एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये सवाल क्या है, आपको इसमें जितने भी चीज़ दिए हैं Q और Q1 ये सब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपये प्रति इकाई होने पर, आप सवाल को देखिए, किसी वस्तु का मूल्य क्या है? 5 रुपये प्रति इकाई होने पर इसकी जो मांग है 500 इकाई खरीदी जाती है। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका क्या है, ये मूल मांग है। क्या है ये? मूल मांग। मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा Q, है ना। मतलब ये ये Q होगा, कौन सा Q होगा? ये होगा Q, मांग मतलब Q, और ये मूल्य जो है ये P, ये प्राइस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका 5 रुपये जो है P इज इक्वल टू 5, और आपका Q इज इक्वल टू क्या हो गया? 500, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यदि कीमत घटकर 3 रुपये प्रति इकाई हो जाए तब इसकी मांग बढ़कर 1000, ये 10,000 लिखा है, वो एक्चुअल में क्या है, वो 1000 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1000 इकाई हो जाती है। ऐसी दशा में मांग की लोच की गणना कीजिए। तो ये जो 3 रुपये जो है ये क्या हो जाएगा भाई आपका, इसका परिवर्तन हुआ, इसके बदलाव हुआ, ये Q आपका ये क्या कहलाएगा? रेट में कमी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। और ये जो 1000 है वो क्या कहलाएगा? Q1 कहलाएगा। इसको मैं आपको इस सवाल के माध्यम से कैसे बना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर सवाल इसको समझिए। आपको ये पहला क्या है, इसका फार्मूला है EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपान Q बटे डेल्टा P अपान P। अब यहाँ पर देखिए आपका डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q मतलब क्या हो जाता है? Q यहाँ पर आपको देखिए Q0 और Q1 माइनस Q0, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई?
Q1 आपका कितना है 1000 है, ठीक है, और Q0 कितना है 500 बटे Q कितना है आपका 500 जो उसका मूल मूल्य है। ये यहाँ पर यही चीज़ दिखाई, देखिए ये डेल्टा Q1 और Q, तो Q1 कितना है आपका 1000 है और Q कितना है 500 और बटे क्या है इसमें बटे Q है, ये Q है, देखिए यहाँ पर ये Q लिखा हुआ है, ये Q यहाँ पर 500 लिखा। फिर इसके बाद आपको P मतलब प्राइस में परिवर्तन, तो P डेल्टा P मतलब क्या होगा P1 माइनस P, तो P1 कितना है आपका P1 दिया है 5 और देखो यहाँ पर बोल रहा है डेल्टा P बराबर P1 माइनस P, P1 कितना है आपका 5 मतलब बाद का जो मूल्य है परिवर्तित मूल्य 5 हो गया और पहले कितना था 3 रुपये था, तो ये बराबर कितना आया 2 और इसमें कितना आया था 500। तो इसका अगर अपन फार्मूले में रूप में अगर प्रस्तुत करें तो फार्मूले में अगर अपन डालते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये जो 500 बटे 500 गुणित 5 बटे 2 ये हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें से ये कट गया, ये गया आपका, यहाँ पर आएगा 2.5। यही क्या है, यही आपका जो हम आपको जो निकालना चाह रहे हैं। इसमें कौन सी विधि है, अनुपातिक विधि से आपका क्या निकला ये भाई मांग की लोच। अब देखिए ये मांग की लोच आपको इस प्रकार से गणना करनी है, ये पूरा डिटेल में आपका बना हुआ है। अब इससे फिर से एक बार मैंने आपको समझा दिया है, समझ सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर ये 1 से अधिक है, ये क्या है 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक होने पर क्या होगा, ये आपका ये जो होगा मांग किलो इकाई से अधिक कहलाएगी। क्यों, इसको क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2.5 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको अपन शो करेंगे, तो किस प्रकार से शो करेंगे, E इज इक्वल टू क्या है ये 1 से अधिक है, मतलब क्या हो जाएगा E ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ये 1, यहाँ पर ये बराबर आने पर आता है और ये अधिक होने पर, तो अभी हमारा क्या हुआ है 2.5 आ रहा है, मतलब 1 से अधिक। अगर मान लो 1 आएगा तो ये हो जाएगा, इसको अपन क्या कहते हैं मांग किलो इकाई के बराबर। इसमें भी 3 प्रकार के मेथड होते हैं, मैं आपको आगे इसको बता रहा हूँ। इसमें देखिए आप, तो सबसे पहला बोल रहा है इसमें कि मांग की लोच, तो इसमें भी इसके 3 संबंध होते हैं। पहला होता है मांग की लोच इकाई से अधिक, इसको समझिए ये क्या होता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन है ना अनुपात से अधिक, जब वस्तु की मांग अधिक प्रतीत होती है तब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। क्या कह रहा है ये, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के अनुपात से जब वस्तु की मांग अधिक परिवर्तित होती है, मतलब कि मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। यहाँ पर देखिए यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% परिवर्तित होता है तो उसकी मांग कितनी हो रही है 20% परिवर्तित हो रही है। ये 20% जो है अधिक हो रहा है, यही बोल रहा है मांग की लोच इकाई से अधिक। इसको अपन इसको देखेंगे तो फार्मूला के रूप में, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। इसको देखिए आपने जैसे आपको बताया था कि उसके जो मांग में 20% परिवर्तन आ रहा है, तो ये जो मांग है ये क्या कहला रहा है 20% परिवर्तन हो रहा है, और मूल्य में कितना हो रहा है 10%। तो दोनों को अगर डिवाइड करें तो 2 इकाई आ रहा है, मतलब 2 जो आ रहा है वो इकाई से अधिक है, मतलब 1 से अधिक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ जो प्राइस है ग्रेटर देन 1, मतलब 2 आ रहा है, मतलब ये अधिक हो गया। तो ये इसकी ये पहली मान्यता है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि मांग की लोच इकाई के बराबर। ये कब होता है बराबर, जब यदि किसी वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन ठीक मांग में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, मतलब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे इसको समझिए आप, अगर किसी वस्तु का मूल्य में 20% परिवर्तन हो रहा है और मांग में भी ठीक 20% परिवर्तन हो रहा है तो मांग की लोच इकाई के बराबर कहलाती है। आप इसको समझिए, देखिए यहाँ पर आप दोनों में परिवर्तन सेम आ रहा है, मांग में परिवर्तन भी सेम आ रहा है और मूल्य में भी परिवर्तन सेम आ रहा है, मतलब इकाई क्या है 1 का मतलब आ रहा है ये 1, तो 1 क्या हुआ इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर आ रहा है, मतलब ये एज इट इज़ बराबर है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है।
उसी प्रकार मांग किलोज इकाई से कम ये क्या होती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में अपेक्षा मांग में, है ना, प्रतिशत परिवर्तन में अपेक्षा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन कम होती है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा उसके जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम हो जाती है, इसको समझिए। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन हो रहा है, मूल्य कितना परसेंट कम हो रहा है, 20%, मगर मांग कितना हो रहा है, केवल 10%, तब यह मांग किलोज इकाई से कम कहलाती है। इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, उसका मूल्य में 20% परिवर्तन हो रहा है और मांग में 10%, तो ये आ रहा 0.5, मतलब इकाई से कम हो रहा है। यहाँ पर ये कहलाएगा ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1, यही आपको कह रहा है। तो आज आपने दो विधि पढ़ा। पहला आपने पढ़ा कि किस चीज़ की विधि है, ये है हमारे मांग के लोच की माप की विधियाँ। तो कुल व्यय विधि और अनुपातिक विधि मैंने आपको बताया है। तो इसमें हम दो विधि और बची है, उसको हम नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।